नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर ओमकार हलवाई है। मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ और मैं पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा और मेरे मिसेस का डॉक्टर स्नेहल का क्लिनिक जुहू स्कीम में है और हम दोनों ही कोविड पेशेंट्स, होम क्वारंटाइन कोविड पेशेंट्स, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस को मैनेज कर रहे हैं। डॉक्टर स्नेहल एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और वो पिछले साल एक कोविड हेल्पलाइन में जब कोरोना की जब शुरुआत हुई थी, उन्होंने काफ़ी हज़ारों पेशेंट्स को ऑल ओवर इंडिया से काउंसिल किया है और पिछले एक साल से कम से कम 100 से 150 पेशेंट्स को होम्योपैथी से ट्रीट किया है, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस, होम क्वारंटाइन केसेस को। तो हम हमारे टॉक की शुरुआत करते हैं। तो कोविड-19 क्या है एग्जैक्टली ये हमें भी पता है कि ये वायरस इन्फेक्शन है, बट ये कौन सा वायरस है? वायरस का नाम है सार्स कोवी 2 और ये एक फ्लू वायरस है। बट जो यूजुअल फ्लू होता है और इसमें ये फर्क ये है कि ये इसका इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है कि अगर एक आदमी को होता है इन्फेक्शन तो उसको सिम्टम्स या लक्षण आने के पहले ही आजू बाजू के 4-5 लोगों को वो इन्फेक्ट कर चुका होता है। और हमने ये देखा है कि पिछले जो ये अभी दूसरी लहर चल रही है और पहली लहर के मुकाबले ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि पिछले साल अगर एक आदमी इन्फेक्ट होता था तो वो अगल बगल के 2-3 लोगों को इन्फेक्ट करता था, बट अभी हमें देखा जा रहा है कि 5 से 6 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं पहले आदमी को लक्षण आने के पहले। इसीलिए ये पूरी दुनिया भर में फैला है, साल भर से ऊपर हो गया है और इसलिए इसे कंट्रोल में लाने मुश्किल हो रहा है। तो ये दूसरी लहर की सिम्टम्स क्या है? जो पहले लहर में थे वो तो है ही, जैसे कि सोर थ्रोट, बुखार, थोड़ा सा बदन दर्द होना और स्मेल जाना, टेस्ट नहीं आना, खांसी, सूखी खांसी, सांस फूलना या किसी किसी को पेट के सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे कि जुलाब और पेट में दर्द। लेकिन ये वाले दूसरी लहर में क्या अलग है? इसमें 2 प्रकार के सिम्टम्स दिख रहे हैं। एक है जिसमें ज़्यादा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम्स है, जैसे कि बहुत सर्दी और ज़ुकाम और खांसी होती है, नाक में से पानी जाता है, बुखार आता है, साइनस में इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होता है। और दूसरा जो प्रेजेंटेशन है वो ये है कि हल्का फुल्का बुखार आता है और वायरस डायरेक्टली लंग्स को इन्फेक्ट करता है, तो उसमें बहुत खांसी और सांस फूलना और हाइपोक्सिया, जिसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होता है। तो ये 2 टाइप के प्रेजेंटेशन ज़्यादा दिख रहे हैं। एज ग्रुप जो पहले ज्यादा हाई रिस्क ग्रुप और 60 के ऊपर इन्फेक्ट हो रहे थे, दूसरी लहर में मिडिल एज ग्रुप और बच्चे ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं, जो मतलब 18 साल के और 50 साल के बीच में है, और जिनको शायद कोमॉर्बिडिटीज नहीं है उनको भी ये वायरस ज्यादा अग्रेसिवली अटैक कर रहा है, उनमें भी कॉम्प्लिकेशंस पाए जा रहे हैं। और बच्चों में भी सिम्टम्स दिख रहे हैं। काफी हद तक बच्चे अभी भी जल्दी रिकवर कर लेते हैं, लेकिन पहले लहर के कंपैरिजन में सेकेंड लहर में बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा दिख रहे हैं, जैसे कि कभी कभी रेड आईज होता है, बहुत सूजन आ जाती है आंखों में, या तो रैश होता है, पूरे शरीर में खुजली आती है और लाल लाल हो जाता है, या इतना सारा सर दर्द होता है जो सहन नहीं हो पाता। तो ये थोड़े अनयूजुअल प्रेजेंटेशन है, लेकिन ये वैसे है जो शायद कॉम्प्लिकेशंस में जा सकते हैं। ये दूसरी लहर के कारण क्या है? जो वायरस रहता है, कोई भी वायरस, कोरोना वायरस क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो उसकी प्रकृति रहती है चेंज होना, म्यूटेट होना। उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो माइन्यूटली चेंज होते रहता है। इसलिए वो जब भी हमारा इम्यून सिस्टम एक वेरिएंट को इम्यून हो जाता है, तो वायरस थोड़ा सा कुछ अपना थोड़ा सा जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करके वापस इन्फेक्ट करने लगता है। और ये जो अभी फिलहाल मुंबई और महाराष्ट्र में और इनफैक्ट अभी पूरे देश में जो दूसरी लहर चल रही है, तो ये जो करंट वेरिएंट है जो अभी जो चल रहा है वो काफी ज्यादा इन्फेक्टिव है, जैसे मैंने बताया है।
तो इस बार हम देख रहे हैं कि पहली लहर में सीनियर सिटीजन्स, वृद्ध लोग ज्यादा अफेक्ट हो रहे थे, उनके एडमिशन ज्यादा हो रहे थे। बट अभी हम देख रहे हैं मिडिल एज और यंग लोग भी काफी एडमिट हो रहे हैं, उनको भी हॉस्पिटल की जरूरत पड़ रही है, उनमें सीवियर इन्फेक्शन भी देखा जा रहा है। इसके कारण क्या है? ऑब्वियसली फाइनेंशियल रीजंस की वजह से लॉकडाउन ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपना काम करना है, पेट पालना है। तो इसलिए लॉकडाउन की वजह से जब रिस्ट्रिक्शंस निकले तो ऑब्वियसली लोगों की आवाजाही बढ़ी, मार्केट्स खुले, तो ऑब्वियसली उससे एक्सपोजर के चांसेस बढ़े। दूसरी बात, वैक्सीनेशन जैसे पता है शुरू हुआ था जनवरी से डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, और मार्च से 60 साल के ऊपर, फिर अप्रैल से 45 साल के ऊपर, अभी तो 18 साल के ऊपर की उम्र के लोग भी ले सकते हैं। बट लोग पहले वैक्सीन के डोज के बाद ही लोगों को लग रहा था कि अभी उनको इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, और वो फिर जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको बोलते हैं कि मास्क पहनना, मास्क ढंग से पहन नहीं रहे थे, प्रिकॉशंस नहीं ले रहे थे, हाथ नहीं धो रहे थे, क्या बोलते हैं, गेट टुगेदर्स गैदरिंग्स में जा रहे थे, शादियों में जा रहे थे, प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे थे। और ऑब्वियसली ट्रैवलिंग के रिस्ट्रिक्शंस निकलने के बाद लोगों के, बिकॉज 1 साल से या 6 महीने से लोग घर में ही थे, तो ट्रैवलिंग और ट्रिप्स भी बढ़ गए थे, घूमने के लिए लोगों का निकलना बढ़ गया था। तो उसकी वजह से, ये सब कारणों की वजह से दूसरी लहर पहली लहर से भी ज्यादा देखी जा रही है। तो अभी हम ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोरोना से नहीं बच सकते, बचने का, लेकिन जो सबसे, ये जो हमारा युद्ध चल रहा है कोरोना के साथ, तो उसमें सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण हथियार जो है वो है मास्क। और उसके लिए हम बार बार इस पॉइंट पे स्ट्रेस करते हैं कि डबल मास्किंग, डबल मास्किंग और डबल मास्किंग। ये दूसरी, ये जो नया म्यूटेंट है जो करंटली सर्कुलेशन में है, उसका एक मास्क से हम सामना नहीं कर सकते, हमें 2 मास्क पहनने की बहुत जरूरत है। तो कैसे पहनना है और क्या पहनना है? तो हम डबल मास्क में सजेस्ट करते हैं कि पहले एक N95 मास्क पहनना चाहिए, और उसके ऊपर एक या तो कपड़े का मास्क या तो 3 प्लाई मास्क पहनना चाहिए। तो मैं बताता हूं कैसे पहनना चाहिए। तो ये है एक N95 मास्क। तो सबसे पहले, कभी भी मास्क को जब भी आप हाथ लगाते हैं तो हाथ धो के उसको लेना है, और कभी भी साइड, ये पट्टियों से पकड़ना है मास्क को, सामने से, साइड से, सामने से या साइड से नहीं पकड़ना है, उससे वो मास्क खराब होता है। फिर सबसे पहले नीचे की पट्टी कान के नीचे, और ऊपर की पट्टी कान के ऊपर, और फिर उसे पीछे से ऐसे टाइट करना है, और फिर ये जो नोज क्लिप है उसको दबाना है। जो मास्क है आपके नाक के टिप से लेके, रूट के टिप से लेके चिन के अंदर तक, यहाँ ये पूरा पार्ट कवर होना चाहिए, ढकना चाहिए, तो ही आप प्रोटेक्टेड रहोगे। और इसके ऊपर आप या तो आपके कपड़े का मास्क पहन सकते हैं, या फिर ये एक 3 प्लाई मास्क आता है वो ऊपर से पहन सकते हैं। ठीक है, अभी ये काफी किफायती तरीका है खुद को कोरोना से बचाने का। और ये कैसे यूज करना है? अभी ऑब्वियसली हम काम तो बंद नहीं कर सकते, काम तो हमें करते रहना है, तो इसलिए हमें क्या करना है कि ऐसे 2-2 मास्क के 4 सेट बना के रखने हैं। दूसरी बात, आगे बढ़ने से पहले, ये जो N95 मास्क है और ये 3 प्लाई मास्क है, इसको कभी धोना नहीं है। अगर इसको आपने पानी लगा दिया, पानी में धो दिया, तो ये यूजलेस हो जाता है, इसका कोई काम नहीं रहता। ठीक है, आपका कपड़े का मास्क अगर आप यूज कर रहे हैं बाहर के लिए, जो बाहर का मास्क, दूसरा मास्क लगाने के लिए, तो उसको आप रोज धो के दूसरा यूज कर सकते हैं, बट इन दोनों मास्क को बिल्कुल धोना नहीं है। तो आपको एक या तो पेपर बैग या तो ऐसे जिपलॉक बैग जो है वो लेने हैं, और ऐसे 4 सेट मास्क के, 2-2 मास्क के 4 सेट बनाने हैं, और हर एक को से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 ऐसे नंबर करना है, और हर एक में एक एक सेट रखना है। तो समझिए आप काम के लिए निकल रहे हैं, मंडे का दिन है, तो आपने पहले बैग में से हाथ धो के मास्क पहना, काम पे गए, काम पे आप जाते हैं, तभी जब भी मास्क निकालना है तो भी हाथ धो के पहले बाहर का मास्क निकाल के बैग में रखना है, फिर अंदर का मास्क निकाल के, इनर मास्क निकाल के वो भी बाहर बैग में रखना है। वापस खाना वगैरह खाने के बाद आप हाथ धो के वापस वो दोनों मास्क पहनिए। जब भी आप घर जाते हैं तो वो बैग नंबर 1 में वापस दोनों मास्क रख दीजिए। दूसरे दिन बैग नंबर 2 से दूसरा सेट निकाल के पहनिए, पूरे दिन वही आप रिपीट कीजिए, और ऐसे तीसरे और चौथे दिन भी कर सकते हैं। 5वें दिन आप वापस
पहले 1 नंबर के बैग के मास्क यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आप 5 साइकिल तक यूज कर सकते हैं, तो 20 से 25 दिन आप यूज कर सकते हैं, और ये एक सेट से 4 सेट से आपका एक पूरा महीना चल सकता है। तो इसका जो कॉस्टिंग है, तो एक N95 मास्क आता है करीबन 30 से 50 रुपए के बीच, और एक 3 प्लाई मास्क जो है वो एक 3 रुपए का आता है। तो अगर आप ये 4 का सेट बनाते हैं तो आपका महीने का खर्चा होगा 200 से 250 रुपया। जबकि अगर आपको कोरोना होकर आपको एडमिशन की जरूरत पड़ती है तो बेड चार्जेस ही कम से कम 1500 रुपए रहते हैं एक दिन के। और देखा जा रहा है कि इवन आप अगर नॉर्मल बेड के लिए, या आपको 5 दिन का एडमिशन लग रहा है दवाई वगैरह के साथ, कहीं से भी 75,000 से 1.5 लाख का खर्चा आ रहा है। तो अगर वो खर्चा बचाना है और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना है तो 200-250 रुपए काफी किफायती और इफेक्टिव है। दूसरी बात, वाल्व वाले मास्क नहीं यूज करने हैं, जो ये है, क्योंकि ये जो वायरस के पार्टिकल्स को फिल्टर नहीं कर पाते हैं, वो इनफैक्ट उनको एंट्री देते हैं। तो इसलिए वाल्व वाले मास्क बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए। 2 साल से नीचे के बच्चे, 2 साल से कम उम्र के बच्चों में मास्क नहीं यूज करना चाहिए। देखिए इस व्यक्ति ने कैसे मास्क पहना है, अंदर एक मास्क पहना है, उसके ऊपर उसके बाहर दूसरा मास्क पहना है, और नाक के रूट से लेके चिन के नीचे तक कवर्ड है। इस व्यक्ति ने भी जो मास्क पहना है तो नोज क्लिप बराबर से दबा के रखी है। सो ये सही तरीका है मास्क पहनने का। दूसरे तरीके है, ऑब्वियसली हमें बार बार अपने चेहरे पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज जब तक आपके नाक या मुंह पे वायरस लगता नहीं है तब तक आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। तो इसलिए रेगुलरली हाथ धोते रहने हैं, हाँ, और स्पेशली मास्क पहनने के पहले और निकालने के पहले हाथ धोने हैं, और बार बार चेहरे को हाथ नहीं लगाना है। ऑब्वियसली फिजिकल डिस्टेंसिंग 2 मीटर की दूरी कम से कम, इवन अगर जरूरत नहीं है तो काम पे भी 2 मीटर की दूरी आपने मेंटेन करके रखनी चाहिए। आपका कोई मीटिंग है तो भी 2 मीटर की दूरी पे सब लोगों ने बैठना चाहिए, और मास्क नीचे करके बात नहीं करना चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि अगर मास्क ले रहे आप, दोनों मास्क पहन रहे बट वो गले पे इधर लटके हुए और आप बात कर रहे, कोई यूज नहीं है उसका, ठीक है। अभी थोड़ी सी दूसरी लहर कम होते देख रही है, बट हमें अपना गार्ड नीचे नहीं रखना चाहिए। हम अभी भी बोलते हैं कि बोर हो रहा है घर पे तो पेरेंट्स के घर पे चले गए, दोस्तों के घर पे चले गए, बर्थडे पार्टी किया, ये सब मत कीजिए। अभी भी वो आंकड़े भरने में टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज ये स्ट्रेन उतना ही इन्फेक्टिव है अभी भी। घर का कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति सब घर के काम के लिए बाहर निकल सकता है डबल मास्क पहन के, ऑब्वियसली। और जो भी बाहर के काम है, जैसे सब्जी लेना है, ग्रोसरीज लेना है, वो करके आ सकता है। बच्चों के लिए हम बोलेंगे कि उनको बिल्कुल और 3-4 हफ्तों के लिए खेलने न बाहर खेलने जाने दीजिए, न दोस्तों के घर पे भेजिए, बिकॉज उनको एक तो इन्फेक्शन, हमें हमारे बच्चों की फिक्र है तो उनको भी इन्फेक्शन हो तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात, ऑब्वियसली देखा जा रहा है कि बच्चों में माइल्डर इन्फेक्शन हो रहा है, बट वो घर पे आके हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी को इन्फेक्शन पास ऑन कर सकते हैं, दे कैन बी सुपर स्प्रेडर्स। तो उसकी वजह से वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत, और ऑब्वियसली बच्चों को ज्यादा मास्क भी नहीं पहना सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी है कि बच्चों को कुछ दिनों के लिए आप 3-4 हफ्ते के लिए बाहर न भेजें। अगर हमको सिम्टम्स आते हैं तो हमें टेस्टिंग कब करना चाहिए? बुखार के पहले ही दिन आरटी-पीसीआर का टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आरटी-पीसीआर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहता है फर्स्ट 4 दिन, सिम्टम्स डेवलप होने के फर्स्ट 4 दिन में आरटी-पीसीआर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। और तुरंत ही खुद को आइसोलेट करना है और कोविड के लिए। कभी कभी दूसरी लहर में ये होता है कि आरटी-पीसीआर फर्स्ट टाइम किया तो शायद नेगेटिव आ सकता है, तो अगर आपके सिम्टम्स परसिस्ट होते हैं, बुखार आता है, तो हम 24 टू 48 आवर्स के बाद में वापस आरटी-पीसीआर रिपीट करेंगे। पैनिक में लोग अक्सर देखा जाता है कि लोग जाते हैं लैब में और कोविड पैकेज कराते हैं, जिसमें इतने सारे टेस्ट, महंगे महंगे टेस्ट होते हैं, शायद वो ज़रूरी नहीं भी होते हैं। तो आपके डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए, वो आपको जो बोलते हैं वो टेस्ट कराएं, खुद जाके सीटी स्कैन ना कराएं। अगर आपको माइल्ड इन्फेक्शन है तो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको सीटी स्कैन की ज़रूरत है या नहीं है। ऑल्सो पहले फर्स्ट 4 दिन में सीटी स्कैन जनरली आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता नहीं है। निमोनिया जनरली
तीसरे या चौथे दिन से डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो अगर सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती भी है तो वो तीसरे चौथे दिन के बाद कराना चाहिए, और तभी कराना चाहिए अगर आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि ज़रूरत है तो। बाकी के ब्लड टेस्ट जो भी ज़रूरत है वो आपको, और कौन से कोमॉर्बिडिटीज़ है जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, कैंसर है, उसके हिसाब से आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको और क्या क्या टेस्ट कराने हैं। लेकिन अननेसेसरी टेस्टिंग ना करें, और आपके डॉक्टर को ट्रस्ट कीजिए, वो जो बोलते हैं वो ही कराएं। जो आपको करना है कि अगर आपको बुखार आता है तो इमीडिएटली आरटी-पीसीआर के लिए आपको टेस्ट बुक करना है। हम हमारे पेशेंट्स को बोलते हैं कि आज ये करंट सिनेरियो में हर एक घर में एक कोविड किट रहना चाहिए। तो ये कोविड किट क्या है? ये एक फर्स्ट एड किट जैसा है, जो अगर घर में किसी को कोविड होता है तो डेली मॉनिटरिंग के लिए वो डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन देगा कि आपका हेल्थ कैसा है। तो उसके लिए एक डिजिटल थर्मोमीटर, और अगर आप अफोर्ड ना कर पाए तो एक नॉर्मल मर्क्यूरी थर्मोमीटर। आपको सिर्फ ये 2 थर्मोमीटर से ही टेम्परेचर नापना है। थर्मल गन, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, इसमें एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं आते। तो ये आपका फीवर सपोज 99 है और थर्मल स्कैन ने 97 बताया, तो आपको लगेगा कि आपको बुखार नहीं है, लेकिन एक्चुअली आपको बुखार है। तो वो मिस हमको नहीं करना है। इसलिए डिजिटल थर्मोमीटर जो यूजुअली 200 या 300 रुपए के बीच में आता है, सादा मर्क्यूरी थर्मोमीटर जो 50 रुपए के आसपास आता है। डिजिटल थर्मोमीटर कैसे यूज करना है? जनरली इसका स्विच ऑन करके इसको जीभ के नीचे रखना है। जब आपका टेम्परेचर वो नाप लेगा तो एक बीप बजेगी, आपको आपका टेम्परेचर पता चल जाएगा कितना है। और नॉर्मल थर्मोमीटर आपको जीभ के नीचे 3 मिनट रखना है। बच्चों के केस में आप जो बहुत छोटे बच्चे हैं जो ओरल टेम्परेचर नहीं दे पाते हैं, तो उनके केस में आप बगल में थर्मोमीटर रख के टेम्परेचर नाप सकते हैं। दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप हर एक घर में होनी चाहिए, वो है एक पल्स ऑक्सीमीटर। इसके बारे में मैं आपको आगे ज़्यादा जानकारी दूंगी। अगर आपके घर में बुजुर्ग पेरेंट्स है या सीनियर सिटीजन्स है या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, तो एक डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन आपके पास होना चाहिए। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो एक ग्लूकोमीटर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पेशेंट्स को स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं थोड़े केसेस में। तो इन केसेस में, या जो दूसरी मेडिसिन हम देते हैं कोविड में, तो इनके वजह से कभी कभी ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो आपके मेडिसिन के डोजेस एडजस्ट करने के लिए भी हमको ये रीडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ये जानकारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो ये चीज़ें आप रेडी रखिए। फिर जनरली जो डोलो, पैरासीटामोल, मेटासिन जो भी आप लेते हैं बुखार के लिए, वो रहना चाहिए। कफ सिरप, नॉर्मल कफ सिरप, जब भी आपको फ्लू वगैरह होता है तो आप जो यूज़ करते हैं, ये नॉर्मल कफ सिरप लाइक अडोसोल सिरप जो भी है, ऐसा भी कुछ रख सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा खांसी के लिए। और एक चार्ट या एक डायरी होनी चाहिए जिसमें सारे एसेंशियल फ़ोन नंबर्स हो, जैसे कि आपके जो भी फैमिली डॉक्टर है उनका मोबाइल नंबर या उनके असिस्टेंट का मोबाइल नंबर। अगर आप घर में सबको कोविड होता है तो बाहर का भाग दौड़ी कौन करेगा, आपकी ज़रूरी चीज़ें कौन ला के देगा, तो उस व्यक्ति का नंबर, मोबाइल नंबर होना चाहिए। बीएमसी वार्ड वॉर रूम, आप अगर अंधेरी में रहते हैं तो जैसे हम के वेस्ट वार्ड में आते हैं तो उनका नंबर हमारे पास स्टोर्ड है। वैसे हर एक व्यक्ति को वो जो भी वार्ड वॉर रूम के अंडर, या आपका जो भी लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, और अगर बेड का बुकिंग, हॉस्पिटल का बेड का बुकिंग उनके द्वारा होता है तो उनका नंबर नोट करके रखना है। घर पे दवाइयाँ मंगाने के लिए जो भी लोकल केमिस्ट है जो होम डिलीवरी देते हैं, उनका नंबर होना चाहिए। काफ़ी बार स्पेशली ये लहर में पेशेंट्स का ऑक्सीजन ड्रॉप होता है और बेड मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो तब तक क्या करें? तब तक हम पेशेंट्स को ऑक्सीजन घर पे चालू करते हैं। तो अगर ऐसा इमरजेंसी आता है तो आपके जो लोकल ऑक्सीजन सप्लायर्स का नंबर है वो आपके पास होना चाहिए।
अगर घर में सबको कोविड हो जाता है, खाना बनाने को मुश्किल हो जाता है, तो जो लोकल टिफिन सर्विस देते हैं उनका नंबर होना चाहिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि काफ़ी बार सीनियर सिटीजन्स को उनके पास नॉर्मल मोबाइल फ़ोन रहता है लेकिन स्मार्टफोन नहीं रहता है। तो ये टाइम है कि आप उनको सिखाओ कि आप व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग कैसे कर सकते हैं, बात कैसे कर सकते हैं, कि अगर उनको कोविड हुआ और अगर उनको एडमिट किया तो उनका वेल बीइंग, उनका हेल्थ कैसा है या उनकी कैसे वो फील कर रहे हैं, वो वीडियो कॉल द्वारा आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा डॉक्टर्स और नर्सेस के पास वो इतने बिजी रहते हैं, इतना उनके पास टाइम नहीं रहता है अपडेट देने के लिए। तो व्हाट्सएप और वीडियो कॉलिंग डेफिनेटली आपके घर के हर बुजुर्ग को आप सिखा दीजिए। अगर आपको सिम्टम्स आते हैं और आप टेस्ट कराते हैं और वो पॉजिटिव आता है तो ऑब्वियसली रिपोर्ट के लिए तो रुकना नहीं है। जब जैसे सिम्टम्स आते हैं आपको खुद को एक रूम में आइसोलेट करना चाहिए। अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो घर के बाकी लोगों का भी टेस्टिंग कराना चाहिए। जब भी आप आइसोलेट होते हैं तो आइडियली रूम में एक अटैच बाथरूम होना चाहिए और आपके पास आपका कोविड किट होना चाहिए। जो भी आपका केयर टेकर है वो जब भी आपको खाना ला के देगा तो वो खाना बाहर प्लेट बाहर रखे, उन्होंने मास्क पहनना चाहिए, आपने भी मास्क पहनना चाहिए, बाहर रख के जाए और फिर आप दरवाजा खोल के प्लेट ले लें, फिर दरवाजा बंद करें, फिर मास्क निकाले, फिर आप खाना खा सकते हैं। प्लेट को धो के आप वापस बाहर रख सकते हैं। जब भी आपका इंटरेक्शन हो मास्क पहन के होना चाहिए। खुद से कोई दवा मत चालू कीजिए। बहुत सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और बहुत सारे सो कॉल्ड गाइडलाइंस आ रहे हैं अलग अलग जगहों पे कि आप ये दवाई ले सकते हैं, ये दवाई ले सकते हैं, वो दवाई ले सकते हैं। आपके डॉक्टर को पूछे बिना आपको कोई दवा नहीं लेनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि खुद को मतलब पेशेंट कोरोना से नहीं लेकिन नहीं वो दवाई खुद से चालू करने के साइड इफेक्ट की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ रहा है लोगों को। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पल्स ऑक्सीमीटर एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है कोविड कैसे डेवलप हो रहा है उसके लिए और कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं कि नहीं। तो पल्स ऑक्सीमीटर आपको फिंगर टिप पे लगाना है। नेल पॉलिश नहीं होना चाहिए क्योंकि नेल पेंट की वजह से रीडिंग्स कभी कभी लो आती है। तो पल्स ऑक्सीमीटर यूँ लगा के बटन चालू करना है। इसमें 2 रीडिंग्स आते हैं, एक है पल्स और एक है ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो जो परसेंटेज का जो सिंबल है और SpO2 जो लिखा है वो अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन है। तो मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन 99 बता रहा है और जो PR BPM है वो है पल्स रेट बीट्स पर मिनट। तो मेरा पल्स रेट बीट्स पर मिनट 103 है। तो सैचुरेशन जो SpO2 है वो 95 के ऊपर रहना चाहिए। आपको ये 2 तरीके से चेक करना है। एक एट रेस्ट मतलब नॉर्मल जब भी आप चेक आपने एक रीडिंग चेक किया और दूसरा रीडिंग है कि आप 6 मिनट ऑन क्लॉक आप वॉक करेंगे नॉर्मल पेस के ऊपर और अब वापस आपका रीडिंग लेंगे। अगर आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट के दरमियान अगर आपका ऑक्सीजन रीडिंग कम होता है 95 के नीचे जाता है तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर को आपको ये बताना है कि आपका 95 के नीचे जा रहा है। कभी कभी बार बार यूज करने से बैटरीज लो हो जाती है। तो एक बार आप और अगर बैटरी लो होगी तो पल्स ऑक्सीमीटर पे एक बैटरी का सिंबल रहता है, वो बताएगी कि बैटरी लो है। तो बैटरीज चेंज करके आप वापस आपका रीडिंग एक बार चेक करें। और कभी कभी अगर आप जस्ट बाथरूम जाके आए हैं, आपके हाथ ठंडे हैं, तो भी वो शायद आपको गलत रीडिंग बता सकता है। तो 5 मिनट के बाद वापस चेक कीजिए। और दिन में हर 4-4 घंटे पे आपको आपका पल्स ऑक्सीमीटर का रीडिंग लेना है एट रेस्ट और 6 मिनट वॉक करके। हाई रिस्क पेशेंट्स कौन है? सो ऑफ कोर्स सेकेंड लहर में हम देखते हैं कि काफ़ी मिडिल एज ग्रुप को इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस अक्सर जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम या जो पेशेंट्स को कैंसर है या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स के ऊपर है, उनमें कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना
ज़्यादा है। तो क्या करना चाहिए? अगर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या कोई भी कोमॉर्बिडिटीज़ है, आपके फिज़िशियन जो आपके क्रॉनिक इलनेसेस को ट्रीट कर रहे हैं, उनसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करके आपके सब पैरामीटर्स कंट्रोल में रखिए। क्योंकि अगर आपके पैरामीटर्स कंट्रोल में नहीं है, तो आपको कोविड रिकवरी में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर लेवल्स, आपका थायरॉइड लेवल्स, आपका क्रिएटिनिन लेवल्स, ये सब चीज़ें अगर कंट्रोल में होगी, तो अगर आपको कोविड होता भी है तो आप बहुत अच्छे से रिकवरी करके जल्दी घर वापस आ जाओगे। वैक्सीनेशन तो बेसिकली लसीकरण जिसको बोलते हैं, तो हमें इंडिया में अभी तक कोविड 2 वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और वैक्सीन आने वाले हैं कुछ अगले 2-3 महीनों में। दोनों के 2 डोज लेने पड़ते हैं। इंटरवल अभी ऑब्वियसली अपडेट किया है, कल ही अपडेट किया है कि कोविशील्ड का 12 वीक पे गवर्नमेंट ने बोला है कि 12 वीक के इंटरवल पे दूसरा डोज लेना है। कोवैक्सीन का अभी भी 4 हफ्ते है। और कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए, तो जो मिलता है वो ले लीजिए, दोनों वैक्सीन इक्वली सेफ हैं। अगर चॉइस मिलता है तो हम कोविशील्ड बोलेंगे क्योंकि उसका ज़्यादा डेटा अवेलेबल है, बट कोई भी वैक्सीन लेने से डरना नहीं है। वैक्सीन एक ऑब्वियसली दूसरा महत्वपूर्ण हथियार है हमारे पास कोरोना से बचने के लिए, रादर उसके कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। क्योंकि तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें जब वैक्सीन मिलता है, दोनों भी डोज हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें इन्फेक्शन नहीं हो सकता। देखिए वैक्सीन मिलने से आपका जो वायरस आपके नाक में जाएगा, उसको उस वैक्सीन वो प्रिवेंट नहीं कर सकता है। वैक्सीन क्या प्रिवेंट करेगा कि आपको जो डिजीज है, आपको जो बीमारी है, वो थोड़ी माइल्ड होगी और कॉम्प्लिकेशंस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और ऑब्वियसली मृत्यु प्रिवेंट करेगा। अगर आपको फर्स्ट डोज लेने के बाद, पहला डोज वैक्सीन का लेने के बाद कुछ दिनों बाद आपको अगर कोविड इन्फेक्शन होता है, तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से आपको इन्फेक्शन होने के 3 महीने या 90 दिन बाद दूसरा डोज लेना चाहिए। वैक्सीन लेने का कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बट अगर आपको कभी, ऑब्वियसली हम बचपन से काफ़ी वैक्सीन लेते हैं, टेटेनस वैक्सीन लेते हैं, पोलियो वैक्सीन लेते हैं, मीजल्स वैक्सीन लेते हैं, तो कभी कोई वैक्सीन का आपको अगर आपको एलर्जी हुई होगी, तो आपके डॉक्टर की सलाह लेके आप जाके वैक्सीनेशन लें। और कुछ हार्ट के पेशेंट्स या बाईपास के पेशेंट्स रहते हैं जिनको थोड़े एडवांस ब्लड थिनर्स चालू रहते हैं, तो उन्होंने भी अपने डॉक्टर से सलाह लेके, अगर कोई टेस्ट कराने की जरूरत है या कुछ दवाई का डोज एडजस्ट करने की जरूरत है, वो करके फिर वैक्सीन लेना चाहिए। अच्छा, हम अभी ये दूसरी लहर में देख रहे हैं कि लोग वैक्सीन लेने जा रहे हैं और उधर प्रिकॉशंस बराबर से नहीं लेने की वजह से वैक्सीन के साथ वायरस भी घर पे लेके आ रहे हैं और इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप वैक्सीनेशन सेंटर जाएं, तो डबल मास्क पहन के जाना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, एक हैंड सैनिटाइजर का बॉटल अपने हाथ में रखना है। किसी से बात नहीं करनी है, मास्क 1 सेकंड के लिए भी नीचे नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि वही उधर जाके भीड़ रह सकती है, तो हम अगर दूसरों से बातचीत करने में डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, बातचीत करते बैठेंगे, तो फिर आपको इन्फेक्शन होना लगभग तय है। तो इसीलिए लोगों से दूर रहें। आपका जब भी नंबर आए, जाके आप वैक्सीन ले लें, बाद में ऑब्जर्वेशन रूम में जाके बैठे। हाँ, स्लॉट मिले, अभी तो ऑब्वियसली स्लॉट सिस्टम है, तो स्लॉट मिले तभी जाएं, और किसी से बात नहीं करें और लोगों से दूर रहें। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो फ्लू वैक्सीन है या न्यूमोनिया का न्यूमोकोकल वैक्सीन है, वो अगर लेंगे तो उनको कोविड से प्रोटेक्शन मिलेगा। ये बिल्कुल सही नहीं है ये, लेकिन लेना चाहिए। जो अभी डॉक्टर स्नेहल ने जो हाई रिस्क पेशेंट्स बताए, जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, तो उन्होंने ये वैक्सीन लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इनको एडमिशन होता है, तो इनको कोविड की वजह से एडमिशन लगता है, अगर उनको हॉस्पिटल में ये इन्फेक्शन हो जाए, तो उनका कॉम्प्लिकेशंस होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अगर कोविड के साथ ये दोनों इन्फेक्शन भी नहीं होने चाहिए करके हमें वैक्सीन लेना है। बट ये वैक्सीन लेने से आपको कोविड से बचाव नहीं होगा, बट लेना जरूरी है ताकि आपको कॉम्प्लिकेशन के चांसेस इन डिजीजेस की वजह से कम हो जाए करंट सिचुएशन। तो अभी इतना सब डिस्कशन, वार्तालाप करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? तो देखिए, कोई एक उपाय 100% फुल प्रूफ नहीं है, 100% की ये आप करेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। तो हमको जैसे स्विस चीज का स्लाइस रहता है, स्विस चीज का एक क्यूब रहता है, तो उसमें होल्स रहते हैं। अगर आप स्लाइसेस काटेंगे तो वो होल्स कभी कंटिन्यूस नहीं रहते हैं, आर पार नहीं रहते, वो अलग अलग लेवल्स पे रहते हैं। तो इसलिए वैसे ही
जो एक एक हथियार, एक एक ढाल है हमारे पास, एक एक स्विच चीज की जो स्लाइस है, उसके होल्स अलग अलग लेवल पे, हर एक में कुछ ना कुछ खामी है। बट अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशंस लेंगे हर लेवल पे, तो वायरस से हमारे बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली मास्क पहनना है, डबल मास्क पहनना है। अगर आप बाहर जाते हैं तो लोगों से फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है। अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत आइसोलेट होना है। हाथ धोते रहना है। अगर आपको खांसी आती है तो कोहनी में या रुमाल लेके खांसना है या छींकना है। चेहरे को बार बार हाथ नहीं लगाना है। अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत टेस्टिंग करानी है। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एडिक्वेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स में बेड्स और ऑक्सीजन का प्रयोजन करना, और क्या बोलते हैं, जल्द टेस्टिंग का रिजल्ट जल्दी लाना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना। तो ये अगर हम सब चीज करें, मैक्सिमम चीज करने का ट्राई करें, मैक्सिमम उपाय हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इनका उपाय करें, तो बचने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और अगर हम सब मिलके खुद की और खुद के परिवार की जिम्मेदारी लें तो हम होंगे कामयाब। धन्यवाद।